नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। सरकार चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर कार्य कर रही है। मगर विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ आपदा के बाद शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की व्यवस्था से लोग डरे हुए हैं। जिस प्रकार से जोशीमठ में आपदा आई, उससे हमारे मन में भी संशय है कि क्या चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से सरकार चला पाएगी या नहीं, क्योंकि चारधाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस सरकार का चारधाम यात्रा में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन चारधाम यात्रा पिछले यात्रा के दौरान घोषणाओं को नहीं किया गया। बीजेपी तो राज्य में और ना ही केंद्र में सिर्फ ये बातें करते हैं, काम धरातल पर दिखाई नहीं देता, कार्य कुछ भी नहीं किए जाते। मुख्यमंत्री अगर इस तरफ ध्यान नहीं देते तो ये राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। यात्रा को लेकर के आक्रोश सरकार की कुव्यवस्था से डरे हुए हैं और जिस प्रकार की स्थिति जोशीमठ में है, उससे हम लोगों के मन में भी आशंका है कि सरकार ठीक से यात्रा का संचालन कर नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिर भी क्योंकि चारधाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक है और हमारी शान भी है, हमारा कर्तव्य भी है राज्य के रूप में। हम चाहते हैं चारधाम यात्रा सफल हो और कांग्रेस इस मामले में हर तरीके का सकारात्मक सहयोग भी देगी और सुझाव। खाली बातों में है, पिछली बार भी खाली बातें की थी इन्होंने और यात्री केदार धाम में गलत संदेश लेकर के गए और इस बार भी हमको डर लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी व्यक्तिगत रुचि लेकर के चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करवा। बातों पर बातें बनाते हैं, काम पर भाजपा का न दिल्ली में ध्यान है न देहरादून में ध्यान है। तो रुपेश वालिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, जानना चाहेंगे आपसे, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कि कांग्रेस लगातार हमलावर है मौजूदा सरकार पे, कह रही है सिर्फ बातें की जाती है, धरातल पर दिखाई नहीं देता कुछ काम। रुपेश, देखिए नेहा, जब से जोशीमठ आपदा जो आई है तभी से ही लोगों के मन में संशय है कि जो चारधाम यात्रा है, हालांकि 3 धाम जो केदारनाथ है, यमुनोत्री, वहां की यात्रा तो सुगम और सुचारू हो सकते हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ धाम है वहां की यात्रा, क्योंकि वहाँ का जो रूट है वो जोशीमठ से होकर ही गुजरता है, तो ऐसे में लोगों के मन के भी साथ साथ कांग्रेस के मन में भी यही संशय है कि किस प्रकार से जो आने वाली यात्रा है वो किस प्रकार से संपन्न हो पाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा बार बार यही तमाम दावे किए जाते रहे हैं कि चारधाम यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर संपन्न करा ली जाएगी। जब से जोशीमठ आपदा आई है उसके बाद से ही जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में भी यही संशय है कि किस प्रकार से जो चारधाम यात्रा का संचालन है वो किस प्रकार से हो पाएगा। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ राधा कृष्ण धाम पहुंचने पर राज्य की भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उनका कहना यही है कि बीजेपी केवल और केवल बातें बनाना जानती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केवल ये बातें करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा तमाम दावे जरूर किए जाते रहे हैं कि चारधाम का यात्रा का संचालन बिल्कुल सुचारू रूप से सफल हो पाएगा, संपन्न हो पाएगा, लेकिन जोशीमठ आपदा जिस प्रकार से आई है, जोशीमठ का जो हाल है, इसको देखते हुए सभी के मन में यही संशय है। साथ ही साथ कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मन में भी यही संशय है कि जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो किस प्रकार से सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगी। हालांकि वो प्रदेश सरकार से यह भी कहते हैं कि कांग्रेस का पूरा सहयोग प्रदेश सरकार के साथ रहेगा, कि वो चूंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड की वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार को ये भरोसा भी दिलाया है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो भी आला नेतृत्व है, उनका सहयोग प्रदेश सरकार के साथ रहेगा।
ताकि चारधाम यात्रा बिल्कुल सुचारू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जोशीमठ आपदा के बाद जाहिर तौर पे सवाल कई जगह से खड़ा हो रहा है और विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। संजीव वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है आपका। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। शीशपाल जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। सर, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियां जो है वो बेहतर नहीं कर पा रही है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसके ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे हैं? नहीं नेहा जी, देखिए, सवाल उठाने का कारण ये है कि पिछली बार भी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे चारधाम यात्रा को लेकर, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो जो है तमाम जो तीर्थ यात्री थे उनको स्वास्थ्य सेवाओं से दो चार होना पड़ा और तमाम तीर्थ यात्रियों की मौतें भी हुई। और यात्रा के दौरान सरकार कहती रही कि नहीं, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब चारधाम यात्रा बीत गई तब प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव का बयान आता है कि मैन पावर की कमी थी। चारधाम यात्रा में अभी से आप देखिए कि होटल एसोसिएशन विरोध में उतर गई है, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो लगातार अपने सुझाव दे रही है, विरोध कर रही है। सरकार को जो है गंभीरता से इन आने वाली चुनौतियों से निपटना होगा। पिछली बार बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए वो समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। जब वो पहुंचे तो उनको वहां रहने की व्यवस्थाएं नहीं हुई, तो बड़ी कठिनाइयां जो आने वाले तीर्थयात्रियों को हुई। तो कांग्रेस पार्टी चाहती कि इस बार जो है तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो और सरकार समय रहते सारा वर्कआउट कर ले। जो खामियां हैं चारधाम यात्रा के दौरान, जो अभी कमियां दिखाई दे रही हैं, अभी आप जोशीमठ में देखिए कि एनएच पे लगातार जो दरारें दिख रही हैं, गड्ढे दिख रहे हैं और उसको वैज्ञानिक तरीके से सरकार अभी निपटने में पूरी तरह कामयाब नहीं। चलिए, आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछली बार भी जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं थी। संजीव जी, पिछली बार भी तैयारियां पूरी नहीं थी, इस बार भी तैयारियां पूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चारधाम यात्रा, आप लोग गंभीर क्यों नहीं है? नेहा जी, देखिए, कांग्रेस का काम केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करना है और उत्तराखंड की छवि को धूमिल करना, छवि को खराब करना और लोगों को भड़काना। इनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। जो चारधाम यात्रा रूट पर हमारा जितने भी स्थानीय लोग हैं जिनकी आजीविका पूरी तरह से चारधाम यात्रा पर टिकी होती है, ये लोग उनके पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं, यात्रा को बाधित करने का काम कर रहे हैं। अभी पिछली बार कोरोना के तुरंत बाद में जैसे यात्रा आरंभ हुई तो ये लोग हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां पर गुहार लगाने लगे कि यात्रा को नहीं, ये तो बार बार कहते हैं ना कि उत्तराखंड के लोगों से भी सिर्फ आपको मतलब है और देश के लोगों से भी आपको ही मतलब है। तो कांग्रेस पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाती हैं तो आप लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं कि देखिए इन्हें तो कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। नेहा जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नेहा जी, देखिए, पिछली बार जो 2022 में जो चारधाम की यात्रा हुई, चारधाम की यात्रा में हमारे तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा की गई, किंतु एक अप्रत्याशित जो संख्या जितनी हमारा अनुमान था उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के लिए आए। और मैं सोचता हूँ पिछली बार जो भी श्रद्धालुओं की अधिकता की वजह से जो थोड़ी बहुत यदि कोई कमी रही, उन सभी कमियों को दुरुस्त करने का काम इस बार हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। अभी यात्रा में लगभग 1.5 माह का समय शेष है। नहीं तो इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? शीशपाल जी, आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कह रहे हम तो काम कर रहे हैं, धरातल पर लगातार काम दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो पिछली बार कमियां खामियां रही वो ना रहे इस बार। शीशपाल जी, मैं लौटती एक सेकंड। संजीव जी, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं संजीव जी लौटती हूँ, फिर मौका दूंगी सर, फिर मौका दूंगी। एक सेकंड रुक जाइए शीशपाल जी, जल्दी से। देखिए नेहा जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आ रही हूँ संजीव जी, मैं आ रही हूँ। शीशपाल जी जी, हाँ, देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी की चिंताएं इसलिए हैं कि राज्य की छवि जो है पूरे देश में खराब नहीं होनी चाहिए। सर, मौजूदा सरकार को भी तो उसकी दिक्कत टेंशन है, या कांग्रेस पार्टी को ही है सिर्फ कि छवि खराब ना हो जाए? ऐसा है ना,
सरकार कहाँ कामयाब हो रही है, ब्यूरोक्रेसी कहाँ सरकार के नियंत्रण में है। आप देखिए, तेरी फाइल मेरी फाइल की बात को मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सचिवालय में ऐसा चलता है। कल की परसों की कैबिनेट बैठक में जो है अधिकारी होमवर्क के साथ नहीं पहुंचे। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की फाइल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुटअप नहीं हुई। तो ये तमाम खामियां हैं, ब्यूरोक्रेसी नियंत्रण में नहीं है सरकार के। सरकार दावे करती है, जुमलेबाजी करती है, लेकिन उनकी हवा समय से पहले ही निकल जाती है। अभी आप चार धाम यात्रा शुरू होने तो दीजिए नेहा जी, हम लगातार सरकार को चेता रहे हैं कि आपके पास टेक्निकल संजीव जी ठीक है आपने बोल दिया अब संजीव जी के पास जो नर्सिंग स्टाफ की कमी है, आप ठीक है उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है संजीव जी, जल्दी से ठीक है नेहा जी, सरकार ने तमाम स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे सभी श्रद्धालुओं को दी जाए, उसके लिए हर 1 किलोमीटर पर हमारा एक जो सचल दस्ता है वो डिप्लॉय करने की बात सरकार ने करी है। और उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं उनमें से डॉक्टर्स की, नर्सेस की और तमाम जो इक्विपमेंट्स की वहां पर आवश्यकता होगी, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से एक व्यवस्था प्लान हमारा पूरा तरह से तैयार हो चुका है। तमाम जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन का काम आरंभ हो गया है। लाखों की संख्या में चलिए उम्मीद करते हैं सर, जो उम्मीदें हैं जनता की, कम से कम उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी मौजूदा सरकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे चारधाम यात्रा को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और विपक्षी पार्टियां लगातार इस विषय को गंभीरता से उठा रही है, सवाल खड़े कर रही है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में चारधाम यात्रा के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए चारधाम यात्रा मार्गों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने 55 साल से ज्यादा आयु के लोगों को स्वास्थ्य जांच करने, अस्वस्थ होने और ऐसे लोगों के लिए भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश दिया जाए। मुख्य सचिव ने पैदल मार्गों में मेडिकल रिलीफ कैंप की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की संख्या भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि होटल और धर्मशाला संचालकों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की व्यवस्था किए जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर कांग्रेस को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसानों को सही सम्मान देना और आय दुगनी करने का वादा किया था, पर किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो दूर, किसानों को अभी तक पिछला बकाया तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। महंगाई पर सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है, तो वहीं किसानों की आय दोगुनी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ये बोलकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बात को प्रदेश के किसानों से पूछना बेहतर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसान एक बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है और जितना खुश किसान भाजपा सरकार के कार्यकाल से है, शायद ही इससे पहले कभी ऐसा उसे महसूस हुआ हो। आज किसान अगर जितना खुश है भाजपा से, मैं तो आज कम्युनिस्ट की सरकार में हो गया। मैं केरल में था और जब मैं अपना संबोधन कर रहा था उसमें जो हिंदी लोग कम समझते थे, और जब मैंने उनसे पूछा कि उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की 3 बजे 13वीं किस्त जारी करी थी, और जब मैंने ये शब्द कहा तो सारे केरल के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा के होंगे वो भी तालियां बजा रहे थे। तो आज आम किसान, कांग्रेस की खुशियों से फर्क नहीं पड़ता हमारे को, लेकिन आज आम किसान जो मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी की जो कार्यक्रम है उससे खुश है। और यही कारण है कि आज लगातार, अभी आपने चुनाव में देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट में कभी जहां भाजपा हुआ ही नहीं करती थी वहां भी भाजपा आई है, कांग्रेस समाप्त हो रही है। इसलिए विपक्ष के मित्रों को कहेंगे कि आप उतनी बात करें जितनी आपका बस हो सके, काम करना मोदी की बस का है, बाकी किसी के बस का नहीं।
जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे देश की जनता से, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो युवाओं से था, उसके अलावा 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का था, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का था। उन्हीं वादों की एक फहरिस्त में एक वादा था किसानों की आय को दोगुनी करना। दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है मोदी सरकार का, और आप देखिए कि लगभग इन 8-9 सालों में किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर की बात है, किसानों का जो पुराना जीवन यापन था या जो पुराना स्टैंडर्ड था वो तक वापस लौटाने में मोदी सरकार फेल साबित हुई है। यहाँ उत्तराखंड में तो इतना रोष है किसानों में, क्योंकि गन्ने का समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है और वहीं बकाया भुगतान जो था किसानों का वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सीख ली जानी चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार से। अभी हम ताज़ा छत्तीसगढ़ से लौटे हैं और बहुत खुशी व्याप्त है लोगों में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को लेकर। जो मिडिल क्लास और लोअर तबका है उनके लिए तो अभूतपूर्व कार्य किया है। किसानों के लिए गन्ना समर्थन मूल्य हो, चाहे दवाइयों में 70% की छूट हो, ये सारे वो काम हैं जिससे आम जनजीवन अफेक्ट होता है। वहीं प्रदेश की विधानसभा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा वार विधायकों की विधानसभा की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। शुरुआत पौड़ी लोकसभा से की गई है, जिसमें पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के 12 विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं पौड़ी लोकसभा के अंदर आने वाले विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के द्वारा विकास कार्यों को लेकर बुलाई गई समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री और विधायक भी सराहना करते रहे। बता दें आपको कि उनके मुताबिक इस तरह की बैठकों से विकास कार्यों को गति मिलती है और जो अड़चनें विकास कार्यों को लेकर आती है वे भी दूर इसी तरह की बैठकों से होती है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने बैठक में लापरवाह अधिकारियों को लेकर भी सीधे शिकायत मुख्यमंत्री से की, जिससे कि अधिकारियों को फटकार भी विकास कार्यों में अड़चन पैदा करने को लेकर लगी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश की विधानसभा में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतरे हैं और इसको लेकर लोकसभा और विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की शुरुआत की गई है। लोकसभा वार विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की जहां शुरुआत हो गई है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस विधायक को बैठक में नहीं बुला रही हैं और पौड़ी लोकसभा के अंदर बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजेंद्र भंडारी से सीधे नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि वे कांग्रेसी विधायकों से घबरा रहे हैं। मिलावट के सामने मामले आते रहते हैं। अभियान के तहत मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल में मिलावट के मामले सामने आते हैं। राज्य में मिलावटी दूध, दही, पनीर आदि मिलावटी सामान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये मिलावटी सामान बसों, प्राइवेट मिल्क वाहनों से आता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के मुताबिक होली पर्व को देखते हुए राज्य भर में बड़े स्तर पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को टीम गठित करके बिहारी राज्यों से आ रही खाद्य सामग्री जैसे दूध, मावा, तेल, मसाले, नमकीन आदि के नमूने जमा करने और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में अभी तक करीब 199 नमूनों की जांच के लिए इन्हें भेज दिया गया है। रंगों के त्योहार होली की धूम इस समय शुरू हो चुकी है और आप लोग भी बाजार में जाकर मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे, लेकिन इस त्योहारी सीज़न में सबसे बड़ी जो चिंता है वो मिलावट को लेकर रहती है कि मिलावट कहीं आपके स्वास्थ्य पर किसी तरीके का असर न डाले, किसी तरीके का प्रतिकूल असर न डाले, उसको लेकर एक चिंता आपकी बनी रहती है। इस समय हमारे साथ ब्रजमोहन शर्मा जी हैं, स्पेक संस्था के संस्थापक हैं। उनकी हमारे साथ होने की वजह यह है कि वो आज आपको बताएंगे कि जो मिठाइयाँ आप बाज़ार से खरीद रहे हैं किस तरीके से आप घर में ही ये जांच सकते हैं कि वो मिलावटी है या नहीं। तो सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार रोबिन भाई। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सरल तरीका क्या है जिससे हम ये जान सकें कि ये जो मिठाइयाँ हैं
इनको जांच सकें कि ये इनमें मिलावट है या नहीं है, इन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? होली पे सबसे ज़्यादा जो बनता है वो बनती है गुंजिया, और गुंजिया में जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मावा। अगर आप देखेंगे तो ये मावा जो है उसका इंग्रेडिएंट है, मैदा है और मावा है। मावे में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं कुछ लोग भी, वो अलग चीज़ है। और मावे की जो सबसे आसान पहचान है, आप देखिए कि हम जब छोटे थे या अभी भी जो माताएं या दादियां या नानियां करती हैं कि बच्चों की जब खुश्की होती है गालों पे तो वो मलाई लेके लगाते हैं। आपने देखा कि जब मलाई को आप हाथ पे रगड़ते हो तो एक चिकनाई आती है, तो इसका मतलब है मावे के बाद भी चिकनाई आनी चाहिए हाथ पे, क्योंकि ये भी क्या है, ये उसी का बाई प्रोडक्ट है। इसमें से जितना पानी था वो 90% उसको सुखा दिया। अब इसमें क्या बचना चाहिए? ऑयल बचना चाहिए और आपका फैट बचना चाहिए। तो अगर आप, सबसे आसान तरीका है कि आप इस मावे को लीजिए एक और इसको हाथ पे रगड़िए। अगर पे हाथ पे रगड़ने के बाद अगर ये आपका मावा, ये जो हाथ है ये चिकना हो जाता है, इसका मतलब है कि मावे में जो घी है वो असली है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ब्रजमोहन जी ने हमें दी हैं, और साफ तौर पे जैसे कहा जाता है कि सुरक्षित होली खेलिए तो होली में सुरक्षित खाइए भी और खरीदिए भी, यही संदेश है। और उम्मीद है कि ये जो जानकारी ब्रजमोहन जी ने दी है वो आप लोगों के काम आएंगी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रॉबिन सिंह चौहान। वही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में, आपको बता दें कि गंगा कॉलोनी नया गांव में पानी की समस्या को देखते हुए ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। इस इलाके के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार शासन प्रशासन से की थी। ट्यूबवेल के शिलान्यास से स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर नजर आ रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने पहले की ट्यूबवेल की समस्या और इस व्यवस्था इसकी कर दी थी, लेकिन जगह न मिल पाने के कारण ट्यूबवेल के निर्माण कार्य में बाधा आ रही थी। कैबिनेट मंत्री ट्यूबवेल के लिए जमीन देने के लिए स्थानीय निवासियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि स्थानीय निवासियों में से ही किसी ने अपनी जमीन देकर ट्यूबवेल के कार्य को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हल्द्वानी में खेल मंत्री और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास किया, जहां अंतरराज्यीय स्तर का टूर्नामेंट हो सकेंगे। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान अजय भट्ट के साथ राज्य सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद थी। इस मौके पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेल मैदान बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहां के स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड की बेहद डिमांड थी, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में अंबा तालाब मोहल्ले में सरे बाजार एक बाइक सवार युवक को लेन देन के मामले को लेकर गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद युवक बाइक से गिर गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।